चलिए बच्चों, नेक्स्ट आज इसमें पढ़ना है परागण। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मादा जननांग की जो है वृद्धि होती है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे उसमें जो है बीजाणु जनन और कैसे युग्मक जनन है। और बीजाणु जनन के पश्चात 4 बीजाणु लाइन से बने थे। युग्मक जनन के पश्चात 7 कोश की 8 केंद्र की है संरचना जो है वो यहाँ वहां पर मादा गेमेटोफाइट की बनी। बच्चों अब इसमें आता है निषेचन से पहले परागण, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या परागण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि मादा गेमेटोफाइट नर गेमेटोफाइट ये दोनों बन गए। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अचल हैं, और क्योंकि दोनों गेमेटोफाइट के अंदर उपस्थित है इसलिए इनके निषेचन के लिए परागण आवश्यक है। भाई मादा गेमेटोफाइट और जो मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट दोनों बन गए ना। अब आप सोचो कि निषेचन होगा कैसे जबकि दोनों अचल हैं। अचल हैं, दोनों गेमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर परागण आवश्यक है। अब ये परागण क्या होता है बच्चों? देखो, परागण का मतलब होता है कि किसी पराग कोश से पराग कण का निकलकर किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना, ये है परागण। निषेचन के लिए परागण बहुत आवश्यक है। तो बच्चों सबसे पहले तो यही है कि जो परागण है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम लोग सिंपल कह देते हैं भाई स्वपरागण परपरागण है, ठीक है। लेकिन एक इसमें हम लोग इसके टाइप को बताते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब है कि एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, इसे कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। बच्चों दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण, यानी एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य परागण। एक ही पादप है, इसके 2 पुष्पों के मध्य परागण, इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण या गिटेनोगेमी। और तीसरा प्रकार हम लोग को एक ही जाति दोनों आम के पेड़ होने चाहिए, इनके 2 अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य अगर परागण हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी कहते हैं। 3 प्रकार बच्चों इसमें आपको पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले ऑटोगेमी हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो आप परागण के बारे में थोड़ा सा नोट करिए कि परागण क्या होता है, पॉलिनेशन कहते किसे हैं। तो ये आपको यहां से नोट करना है। पहले आप लिखेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। बच्चों पॉलिनेशन में आपको डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, यानी परागण होता क्या है इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। ये हो गया परागण। तो परागण होता क्या है? पराग कोश से पराग कण का निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना, यही परागण है, ठीक। तो आप लिखिएगा पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों मतलब पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर, पुष्प की वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर, यही बच्चों क्या है? परागण है। क्या आवश्यकता है परागण की? क्योंकि दोनों युग्मक अचल हैं, गेमेटोफाइट के अंदर है, इसलिए परागण निषेचन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक अचल हैं वह गेमेटोफाइट के अंदर हैं, गेमेटोफाइट के अंदर हैं
निषेचन हेतु, अतः निषेचन हेतु परागण आवश्यक है। परागण आवश्यक है। ये बात समझ आई? दोनों युग्मक भी अचल है, दोनों गैमेटोफाइट के अंदर भी है, इससे निषेचन के लिए परागण बच्चों आवश्यक है। इसके 3 प्रकार लिखते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला बच्चों है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जिसे हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन या चलिए हिंदी बाद में लिख देंगे जब एक एक हेडिंग डालेंगे, फिलहाल तो अभी आप नाम लिखें। और गेटोनोगैमी, और थर्ड बच्चों आता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये 3 इसके प्रकार होते हैं। तो हम लोग इसमें बच्चों फर्स्ट पढ़ेंगे ऑटोगैमी या स्वयुग्मन क्या होता है। बच्चों ये देखो ऑटोगैमी क्या होता है, अभी मैं एक थोड़ा डायग्राम बना के बताती हूँ, फिलहाल आप ऐसे लिखते चलिए। नंबर 1 ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इसको हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन। चलिए तो ऑटोगैमी या स्वयुग्मन होता क्या है बच्चों, आप ऐसे देखो। ऑटोगैमी या स्वयुग्मन क्या है? जब एक ही पुष्प के पराग, यही स्वयुग्मन है। पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, इसे कहते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, यानी हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि मान लो ये पुष्प है, ये इसका बाह्य दल हो गया, ये दल हो गए, और ये इसमें हो गया वर्तिकाग्र। ऊपर की साइड आपने बनाया वर्तिकाग्र, ये ऐसे, ठीक, ये इसका अंडप हो गया। क्लियर है बच्चों? अब यहीं से पराग कण निकल के यहीं पे गिरे, ये है, ये हो गया ऐसे। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से पराग कण निकल के इसी पे गिर जाए ऐसे, तभी तो इसको आप कहेंगे ये ऑटोगैमी है। यानी आपको लिखना है एंथर यानी परागकोश। एंथर यानी परागकोश से परागकण निकलकर, पॉलन ग्रेन, परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। तो ये क्या हो गया बच्चों? स्वयुग्मन हो गया। अब स्वयुग्मन की आवश्यकताएं क्या है? पहली बात तो पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। बच्चों द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है एक ही पुष्प पर जो पुंकेसर भी हो और इसी पर अंडप भी हो, ये द्विलिंगी पुष्प है। दोनों लिंग अगर उपस्थित है तो द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये जरूरी है कि पुष्प द्विलिंगी हो। दूसरा, दोनों का परिपक्वन समान समय पे हो, समकाल पक्वता कहते हैं। मतलब पराग कणों का मुक्त होना और वर्तिकाग्र की परिपक्वता दोनों एक ही समय पे हो, इसे हम कहते हैं बच्चों समकाल पक्वता। यानी दोनों का परिपक्वन, नर और मादा जो युग्मक है इनका परिपक्वन एक समय पे हो, तभी ये संभव है। पुष्प द्विलिंगी होना तो आवश्यक है, फिर दोनों का समकाल पक्वता होनी चाहिए, एक समान पे परिपक्वन होना चाहिए, तभी भाई परागकण भी परिपक्व हो चुके हैं और स्टिग्मा वर्तिकाग्र भी परिपक्व हो चुकी है, तभी तो ये पॉसिबल है, तभी तो संभव है बच्चों। ऑटोगैमी तभी तो होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? देखो तीसरी कंडीशन होती है यहाँ पर कि इनके अंदर अनन्य मील्यता होनी चाहिए।
यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए। क्लिस्टोगेमी भी हो सकता है, उसमें भी ऐसा होगा। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है बच्चों जब बंद पुष्प के अंदर परागण हो। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है भाई? अनन्य मिलेता कहते हैं, अनन्य मिलेता। अनन्य मिलेता का मतलब ही होता है जिसमें पुष्प कभी खुले ही ना, बंद रहे, तो इसके अंदर ही परागण हो गया, इसे अनन्य मिलेता कहते हैं। और ऐसे पुष्प को अनन्य मील्य पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब अनन्य मील्य पुष्प या बंद पुष्प के अंदर परागण होता है इसे अनन्य मील्यता कहते हैं। ये समझ आया सबको? तो बच्चों पुष्प बंद है तो परागण पक्का है कि इसमें होना ही होना। ये 3 कंडीशन परिस्थितियां बन सकती हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई पुष्प अनन्य मील्य पुष्प है तो उसमें क्या फायदे क्या नुकसान है, जबकि मैं अगर कोई बात करूं पुष्प जो खुल जाते हैं उसको जो है यहाँ पे अन्य मील्य पुष्प कहते हैं, और अगर वो बंद रहते हैं तो उसको अनुन्य मील्य कहा जाता है। क्लियर है? तो बच्चों जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है यानी बंद पुष्प हैं उसमें तो परागण संभव है, और जो खुले पुष्प है उसमें बाहर से भी परागण हो सकता है, या हो सकता है उसी का परागकण उसी के फुंके परागकोश से निकल के गिर जाए। दोनों ही संभावनाएं बनती है ना। तो ऐसे कुछ पादपों के उदाहरण दिए गए हैं जिसमें अन्य मतलब अन्य मील्य पुष्प भी है और अनुन्य मील्य पुष्प भी है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई अन्य मील्य पुष्प है या अनुन्य मील्य पुष्प दोनों ही है, बंद पुष्प खुले पुष्प दोनों ही हैं, उस स्थिति में ऐसे उदाहरण बताने जिसमें दोनों हो, तो आपको 3 उदाहरण याद रखना है। कॉमेलिना बेंगालेंसिस, दूसरा जो है ऑक्सैलिस, और तीसरा है बच्चों वायोला। ये 3 उदाहरण आपको ऐसे देगा, आपसे पूछे भी गए हैं। इन तीनों में ही खुले पुष्प बंद पुष्प दोनों हैं। बंद पुष्प क्लिस्टोगेमस, खुले पुष्प में कैस्मोगेमस। ये सबको क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, कोई बंद पुष्प है, तो उसके क्या फायदे हैं? सुनो, ध्यान से सुनना। अगर कोई बंद पुष्प है तो परागण 100% श्योर है ना? 100% परागण निश्चित है। ठीक है, परागकों की आवश्यकता तो है नहीं। दूसरा, के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, तो वो नष्ट नहीं होंगे। तीसरा, पैतृक लक्षण बने रहेंगे। जैसा पैतृक लक्षण था, पादप का लक्षण था, वैसा लक्षण बना रह गया, क्योंकि बाहर के परागकण इसको निषेचित नहीं कर रहे हैं कि नया कोई लक्षण विकसित हो। ठीक, तो पैतृक लक्षण बने रह गए। इसका मतलब ये बच्चों परागण 100% पक्का है इसमें। दूसरा, परागकण नष्ट नहीं होते हैं। तीसरा, पैतृक लक्षण इसमें बने रहते हैं। हानियां क्या है इसकी? हानि यह है कि बच्चों कोई नया लक्षण विकसित नहीं होता। तीसरा, कमजोर संततियां उत्पन्न होती हैं, जिसे जो है अंतः प्रजनन अवनमन कहा गया है, कि बार बार स्वपरागण होने से वही इंफीरियर जो कैरेक्टर है वो सब एकत्र होने लगते हैं, और इंफीरियर कैरेक्टर के एकत्र होने से जो है वो क्या होगा, मतलब अंतः प्रजनन अवनमन का मतलब एक कमजोर लक्षणों का विकसित होना है। ठीक है, और संततियां भी इतनी जो है यहाँ पर क्या होंगी, ओजपूर्ण नहीं होंगी। ये इसकी हानियां हैं। तो फायदे और नुकसान आपको दोनों लिखना है। अब आपको पढ़ना है ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। पुष्प उभयलिंगी हो या द्विलिंगी हो, दूसरा दोनों अंगों की, दोनों जो है जनन अंगों की परिपक्वता एक समय पर हो, समान समय में हो, समकाल पक्वता। और अगर बंद पुष्प है तो उसके लिए क्या स्थिति है वो आपको नेक्स्ट लिखना है। चलिए, तो इसमें लिखिए आवश्यकताएं। ऑटोगेमी की आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकताओं में लिखेंगे द्विलिंगी पुष्प का होना, द्विलिंगी पुष्प। बच्चों इसको मैं परिभाषा नहीं लिखा रही, द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग एक पुष्प में हो। ठीक। दूसरा, समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता की परिभाषा आप लिख लीजिए। समकाल पक्वता का मतलब होता है परागकणों व वर्तिकाग्र की परिपक्वता, वर्तिकाग्र की परिपक्वता या की पक्वता, परिपक्वता लिख लीजिए, की परिपक्वता समान समय पे हो, समान समय पर। ठीक है। और तीसरा, क्लिस्टोगेमस
या क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी हो तब भी यही होगा। क्लिस्टोगैमी क्या होती है? बंद पुष्प। बंद पुष्प। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर या अनुन्नमील्य पुष्प कहते हैं बच्चों को। क्लिस्टोगैमस पुष्प, अनुन्नमील्य पुष्प कहते हैं। अनुन्नमील्य पुष्प कहते हैं। वह इनमें परागण अनुन्नमील्यता या क्लिस्टोगैमी कहलाता है। क्लिस्टोगैमी कहलाता है या अनुन्नमील्यता कहलाता है। ठीक, और इसी में बच्चों एक कैस्मोगैमस फ्लावर है, अनुन्नमील्यता। कैस्मोगैमस पुष्प क्या होते हैं? यानी खुले पुष्प। दोनों प्रकार के पुष्प दोनों प्रकार के पुष्प आपको उदाहरण लिखना है। ऑक्सैलिस, दूसरा उदाहरण होगा बच्चों यहाँ पर कॉमेलिना। इसका डायग्राम, इसका चित्र भी आपके में दिया गया है, एनसीईआरटी में आप लोग बना लीजिएगा। कॉमेलिना और वायोला। ऑक्सैलिस हो गया बच्चों, कॉमेलिना हो गया, वायोला हो गया। इसमें दोनों प्रकार के पुष्पों की उपस्थिति ठीक इन दोनों में है। अब आपसे पूछा जाएगा अनुन्नमील्य पुष्प की हानियां या लाभ क्या है, तो आपको बताना है क्लिस्टोगैमस इनके लाभ क्या हैं? इनके लाभ क्या होंगे बच्चों? तो अब आप देखिए लाभ क्या होगा। 100% परागण जो है संभव है, 100% परागण, क्योंकि परागकों की आवश्यकता नहीं है। परागकणों का नुकसान नहीं होना, परागकण नुकसान नहीं होंगे। और तीसरा, पैतृक लक्षण 100% बने रहेंगे। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। तो फायदे लिखिए, लाभ क्या होगा? पहला, 100% परागण, 100% परागण व बीजों का निर्माण। दूसरा लिखेंगे 100% पैतृक लक्षण सुरक्षित, पैतृक लक्षण सुरक्षित। मान लीजिए कि कोई पादप पे कोई लक्षण है
मान लीजिए पुष्प के लिए ही आपने उस पादप को विकसित कराया है और पुष्प बहुत आकर्षक रंग का, आप चाहते हो ऐसे का ऐसा ही बना रहे, तो अच्छी बात है ना, पैतृक लक्षण बने रहे। उस स्थिति में इस तरह के बंद पुष्प बहुत आवश्यक होते हैं। तो पैतृक लक्षणों 100% पैतृक लक्षणों की उपस्थिति नेक्स्ट सीखेंगे परागकों की आवश्यकता का ना होना। परागकों जो परागण करें उनको परागक कहते हैं बच्चों। परागकों की आवश्यकता नहीं होना, की आवश्यकता नहीं, परागकों की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर परागकण व्यर्थ नहीं होते, परागकण व्यर्थ नहीं होते। परागकण व्यर्थ नहीं होते। ये तो बच्चों इसके फायदे हो गए कि परागकण व्यर्थ नहीं हो रहा है, जितना परागकण है सारे यूज हो गए। ठीक, 100% जो है पॉलिनेशन श्योर है, सीड सेटिंग श्योर है, 100% पैतृक लक्षण बने रहेंगे और किसी परागक की कोई आवश्यकता नहीं, परागकों पर निर्भरता नहीं होती। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है इसके, हानियां? बच्चों इससे जो संतति बनेगी वो ओजपूर्ण नहीं होगी, यानी कमजोर संततियां विकसित होंगी। जो इससे संततियां बनेगी ना बच्चों, कमजोर संततियां बनेंगी। जो इंफीरियर लक्षण है वो कम, मतलब बेकार के लक्षणों का जो है एकत्र ज्यादा हो जाता है, इसे कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। संततियां जो है कम, नए लक्षण विकसित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो है कमजोर संततियां हो रही, जो बदलते वातावरण पूर्ण परिस्थितियों में ज्यादा अनुकूलन प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। इसे कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। अंतः प्रजनन मतलब स्वपरागण बार बार हो रहा है, उससे लक्षणों की अवनमन हो रहा है, लक्षण इंफीरियर होते जा रहे हैं। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। मुख्य रूप से 2 हानियां इसकी ज्यादा हैं, देखी गई हैं। तो हानियां हो गई नए लक्षणों का न विकसित होना, नए लक्षणों का विकसित न होना, ओज रहित संततियों, ओज रहित अथवा कमजोर संततियों, कमजोर संततियों कमजोर संततियों का विकास, संततियों का विकास, इसे हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। अंतः प्रजनन अवनमन। अंतः प्रजनन अवनमन, इसी को बच्चों कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है, जिसमें संततियां पूर्ण रूप से विकसित, बहुत अच्छे लक्षणों के साथ विकसित नहीं होती हैं। चलिए, यही 2 मुख्य हैं बच्चों इसमें, बाकी अच्छा अनुकूलन प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे पादप बहुत अच्छा अनुकूलन प्रदर्शित भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया बच्चों किसका, यहाँ पहला जो हम लोगों ने प्रकार पढ़ा है जिसे कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। ठीक है, चलिए अगला ये इसमें दूसरा हो गया बच्चों इसमें गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी, गिटेनोगेमी बच्चों, गिटेनोगेमी को कहा जाता है यहाँ पर सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय चलिए, ये गिटेनोगेमी क्या है बच्चों? गिटेनोगेमी या सजात पुष्पीय परागण होता है
जैसे एक पादप है, इनके दोनों पुष्पों के मध्य, यहाँ तो मैंने कहा कि एक पुष्प निकला, इसी का परागकोश से परागकण निकल के इसी की वर्तिकाग्र पर गिरना, ठीक है। अब एक ही पादप है, उसमें 2 पुष्प हैं, इन दोनों पुष्पों के मध्य परागण, इसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण। यानी पादप तो एक है लेकिन इनके पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको आनुवंशिकी दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो ये स्वपरागण है, लेकिन अगर इसको पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखा जाए या कार्यकी की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो ये परपरागण है। क्यों? क्योंकि परागकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब आप सोचो इस तरह के परागण में किस तरह का अनुकूलन होगा, ये किसके लिए ज्यादा अनुकूलित है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मोनोशियस प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिनके 2 पादपों में जो है उनका यह अनुकूलन हो सकता है, गिटेनोगेमी। बात समझ में आई? गिटेनोगेमी बहुत छोटा सा बच्चों, लेकिन इससे डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर से भी पूछा गया है ना, तो इसको अंडरलाइन करो। क्लिस्टोगेमी से क्वेश्चन आया है, यहां डाल दो नीट। इधर अंतः प्रजनन अवनमन से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसको भी अंडरलाइन करके नीट डालिए। अंतः प्रजनन अवनमन, यहां नीट डाल दीजिए। ये तीनों उदाहरण आपसे पूछे गए, आपको आना चाहिए, ये भी आपसे पूछा गया है और ये। अब बच्चों गिटेनोगेमी में चलिए, गिटेनोगेमी में हमने बता दिया कि ये आनुवंशिक रूप से स्वपरागण है क्योंकि पादप तो एक ही है, लेकिन परागकों की आवश्यकता होने के कारण इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से परपरागण कहा गया है। तो आप लोगों को नेक्स्ट यही लिखना है, इसकी डेफिनेशन फटाफट लिखो। एक पादप के 2 पुष्पों के मध्य, 2 पुष्पों के मध्य परागण। दो पुष्पों के मध्य परागण। अगला लिखिए इसका पॉइंट। बच्चों गिटेनोगेमी पे भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, एम्स में इसको टिक करो। यहाँ ये परिभाषा पूछी गई, नीट या एम्स डाल दो, ये एम्स में आई हुई है, इस परिभाषा पे डायरेक्ट आया हुआ है। अगला लिखिए, आनुवांशिकी की दृष्टि से, आनुवांशिकी की दृष्टि से आनुवांशिकी यह है स्वपरागण, यह है स्वपरागण तथा पारिस्थितिकी दृष्टि से परागकों की आवश्यकता होने के कारण, परागकों की आवश्यकता होने के कारण परपरागण होता है। ये किसके लिए ज्यादा बेटर अनुकूलन होगा बच्चों? आपको बताना है उभय लिंगाश्रयी पादप के लिए। एक ऐसा पादप जैसे नर और मादा पुष्प दोनों है, ये अनुकूलन उनके लिए है। ऑल्दो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, मतलब द्विलिंगी पुष्प भी है, तो उनमें भी ऐसा हो सकता है कि परागण इस तरह का हो जाए। ये कोई मना नहीं है कि एक पादप है उसमें द्विलिंगी पुष्प लगे तो परागण इधर से इधर नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर अनुकूलन किसके लिए प्रदर्शित करता है? तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मोनोशियस प्लांट कहते हैं, मोनोशियस का मतलब होगा उभय लिंगाश्रयी पादप, उभय लिंगाश्रयी पादप। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। उभय लिंगाश्रय मतलब नर व मादा पुष्प युक्त पादप। तो ये मोनोशियस पादपों के लिए अनुकूलन, मतलब इनमें तो ऐसा ही होगा, बाकी दूसरे में आप कह सकते हो कि हाँ उभयलिंगी पुष्प है तो भी ऐसा हो संभव है, ये उनके लिए अनुकूलन ज़्यादा है। बच्चों, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, गिटेनोगेमी। तीसरा जो आता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण या जीनोगेमी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों? एक ही जाति के भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य परागण है। आम का पेड़ इधर भी एक इधर भी आम का पेड़ है, तो इसके परागकण निकल करके इस पादप की पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, तो पादप तो अलग हो गए, जाति एक हो गई ना। आम का पेड़ है, जाति एक ही है, इनके मध्य परागण हो तो इनको हम कहते हैं होंगी। इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि गिटेनोगेमी तो आपको समझ आ गया कि जैसे मान लो ऐसे है, आप इसको बता सकते हैं ये पादप है बच्चों, ये पादप है और एक पुष्प इसका इधर है, एक पुष्प इसका इधर है। मान लीजिए कि ये पुष्प जो है इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से हो गया है ना, और इसमें जो है ये बन गए पुंकेसर, ये हो गए नर पुष्प हैं, और इधर हमने दे दिया बच्चों ये मादा पुष्प है, मान लो ऐसे, ठीक है, और ये जो है इसकी क्या हो गई वर्तिकाग्र, ऐसे है। तो बस परागकण आपको बताना है, ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्या हो गया? गिटेनोगेमी। ठीक, अब आप देखिए पर परागण। तीसरा बच्चों उसमें हो गया पर परागण। या इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पी लिख के अंडरलाइन में लिख रही हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी, बहुत सारे नाम है बच्चों इसके, एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं, जीनोगेमी। अब इस तरह का जो परागण है वो कहाँ होता है बच्चों? मैंने कहा था एक ही जाति के दो पादपों के पुष्पों के मध्य परागण, है ना। सबसे पहले तो डेफिनेशन यही लिखोगे, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये जो है ये इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ आपको लिखना है एक ही जाति के दो पादपों के दो प्लांट्स होंगे, उनके पुष्पों के मध्य परागण, पुष्पों के मध्य परागण। पुष्पों के मध्य परागण, तो ये परागण जो है बच्चों इस तरह का जो हो जाएगा वो पर परागण कहलाएगा। यानी प्लांट अलग अलग हैं और एक ही प्लांट के पराग कोश से परागकण निकाल के दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर गिरे। तो इसको आपको लास्ट यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे दे देना है, ये इसमें प्लांट हो गया। मान लीजिए ये आपने यहाँ पे फ्लावर शो किया है, ये हो गया इसका पेटल, ये सेपल है और ये जो है इसका स्टामेन है। तो यहाँ आपको परागकण बताना है, ये दूसरा प्लांट है और इसमें अगर कोई इस तरह का फ्लावर निकला हुआ है तो आपको ये बताना है, मान लो ये हो गया इसका कैलिक्स, ये हो गया कोरोला और यहाँ से ये बन गया इसका स्टिग्मा, ऐसे। तो आपको बताना है सिंपली ये पॉलन यहाँ से निकल करके दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो ये हो गया बच्चों पर परागण। बच्चों पर परागण की आवश्यकताएं क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें जो है पढ़ेंगे कि पर परागण की आवश्यकताएं क्या हैं। तो पर परागण तो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट इसकी हो जाएगी बच्चों क्या आवश्यकताएं हैं जहाँ पर परागण संभव है, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे परागण संभव है।
चलिए इसको देखते हैं अगला। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि पर परागण क्या होता है। पर परागण होता है जहां पर किसी दूसरे पादप यानी एक ही जाति के किसी दूसरे पादप का परागकण निकलकर दूसरे उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, तो इसे हम लोग कहते हैं पर परागण। देखो पर परागण में अगर इसमें देखा जाए तो पर परागण में क्या क्या जो है क्या कहते हैं एजेंसीज होती हैं पर परागण की बेसिकली कहा जाता है। लेकिन पर परागण को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कौन सी स्थितियां बनती हैं जिसमें पर परागण होगा। तो पर परागण की स्थितियां आप लिखेंगे इसमें, जैसे हम लोगों ने पर परागण पढ़ा तो पर परागण की स्थितियां होगी, पर परागण की स्थितियां। तो बच्चों इसमें पर परागण की कौन सी स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले तो यह है कि अगर पर परागण होना है तो पुष्प क्या हो, एक लिंगी पुष्प हो। अगर एक लिंगी पुष्प होगा, जाहिर सी बात है कि अगर उसमें जो है आप देखिए फीमेल फ्लावर है तो ऑब्वियसली पॉलन दूसरे प्लांट का आ सकता है, या अगर मेल प्लांट है तो मेल प्लांट से निकल करके पॉलन किसी दूसरे प्लांट की फीमेल फ्लावर पर आ जाए। तो ये तो सबसे पहली स्थिति बनती, पहली कंडीशन बनती है ये। यानी इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प को कहते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एक लिंगी पुष्प है तो जाहिर सी बात है पर परागण हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो द्विलिंगी पुष्प है, मैंने तो कहा एक लिंगी पुष्प है, दो तरह की स्थितियां बन जाएंगी इसमें भी, या तो मोनोशियस प्लांट होगा उभय लिंगाश्रयी, या फिर एक लिंगाश्रयी पादप होगा। देखो होता क्या है, उभय लिंगाश्रयी पुष्प तो एक लिंगी है, या तो नर पुष्प होगा या फिर मादा पुष्प होगा। ये क्लियर है ना, पुष्प को हम कहते हैं ये नर पुष्प है या फिर मादा पुष्प है। अगर नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पादप पर हों तो उसको हम क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी पादप। और अगर नर पुष्प अलग पादप पे हो, मादा पुष्प अलग पादप पे हो, इसको क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी पादप। एक ऐसा पादप जो एक ही लिंग वाले पुष्प को अपने में रखता हो। तो यानी उभय लिंगाश्रयी पादप का मतलब है जब नर मादा पुष्प दोनों एक ही पादप पे हों। जब नर पुष्प अलग मादा पुष्प अलग हो तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक लिंगाश्रयी पादप। क्या आप लोग मुझे उदाहरण बता सकते हैं कि इसमें उदाहरण अगर मैं उभय लिंगाश्रयी का पूछूं तो क्या हो सकता है। आपको ध्यान रखना, आपको याद रखना बच्चों, कैस्टर यानी अरण्य हो सकता है, दूसरा मक्का हो सकता है, समझ में आ रहा है, मक्का हो सकता है, अरण्य हो सकता है, मक्का हो सकता है, कुकरबिट्स हो सकते हैं। इन सब में नर मादा पुष्प अलग है लेकिन एक ही पादप पर है। ये क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं एक लिंगाश्रयी पादप है यानी नर पादप अलग मादा पादप अलग है, इसका उदाहरण क्या होगा, पपीता। देखो आपने सुना होगा कि पपीते का अकेला पेड़ नहीं लगाना चाहिए, हो सकता है नर पादप को, हो सकता है मादा पादप को, वैसे भी उसमें परागण नहीं होगा। तो एक तो पपीता आ गया, दूसरा खजूर आ गया, और तीसरा आप लिख सकते हो मलबेरी या शहतूत बोलते हैं उसको। ठीक है, उनमें ऐसा आ जाएगा। बच्चों ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना और पढ़ना है, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए, जैसे मैंने कहा एक लिंगी पुष्प है तो एक लिंगी पुष्प में आपको बताना पड़ेगा, पहला हो गया एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी पादप। चलिए तो एक लिंगाश्रयी पादप में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे एक लिंगाश्रयी पादप में इसमें आपको बताना पड़ेगा एक लिंगाश्रयी का पादप है नर व मादा पुष्प, नर व मादा पुष्प अलग 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 पादपों पर, अलग अलग पादपों पर। जैसे आप देखिए ये छोटा सा मैं बता रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, यहाँ एक प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट ये हो गया, एक लिंगाश्रयी है तो अगर आपने यहाँ मादा पुष्प बनाया तो सब में मादा पुष्प होंगे, ये मादा पुष्प का सिंबल है बच्चों। ठीक है, और अगर नर पुष्प बना रहे हैं इसको ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया
नर पुष्प, यानी नर पुष्प एक पादप है, मादा पुष्प एक पादप है, अपने आप एक लिंगाश्रयी पादप हो गया। ठीक, उदाहरण इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल होगा इसमें, सबसे पहले आप उभय लिंग, हाँ तो एक लिंगाश्रयी है, इसमें आप लिखेंगे पपीता, खजूर, पपीता हो गया बच्चों, खजूर हो गया इसमें, और शहतूत, मलबेरी यानी शहतूत, ये हो गया। अब अगर मैं उभय लिंगाश्रयी की बात करूं, उभय लिंगाश्रयी पादप है, उभय लिंगाश्रयी पादप, उभय लिंगाश्रयी पादप में बच्चों आप यहाँ पे देखिए, उभय लिंगाश्रयी पादप वो पादप होता है जिसमें एक ही पादप पर नर और मादा पुष्प दोनों हों। ठीक, यानी आपको इसमें लिखना है एक ही पादप पर, एक ही पादप पर नर व मादा पुष्प दोनों। नर व मादा पुष्प दोनों उपस्थित हों। जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया ना, इसी तरह का आप एक डायग्राम बनाओ इस तरह से, ये है, ये हो गया ना, इसी में आपको बताना है कहीं नर पुष्प, कहीं मादा पुष्प, कहीं नर पुष्प। मान लो कि नर पुष्प को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नर पुष्प है, या यहाँ हमने लिख दिया ये नर पुष्प है। ठीक, तो यहाँ बना दीजिए मादा पुष्प, ये हो गया बच्चों मादा पुष्प, ये हो गया मादा पुष्प। अब आप समझ रहे हैं, नर पुष्प मादा पुष्प एक ही पादप पर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी पादप। लेकिन अगर अलग अलग इस तरीके से हो जाए कि मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया, एक पादप ऐसा है जिसमें केवल और केवल मादा पुष्प ही हैं ऐसे, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, इसको आप कह देंगे ये जो है नर पादप ही, मादा पादप ही है, और ये क्या हो गया, नर पादप। अलग अलग हो गए। पुष्प कब कह रहे हैं, कब हम लोग जो है पादप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना। मैं कह दूँ ये नर पुष्प है तो पुष्प अलग अलग है, मादा पुष्प है तो पुष्प अलग है। मैंने कहा नर पादप है मतलब केवल नर ही पुष्प है इसमें, मादा पादप है मतलब मादा पुष्प ही है इसमें। ये शायद समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलो, तो उभय लिंगाश्रय में एक ही पादप पर नर व मादा पुष्प दोनों हो। यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखिएगा। हाँ, इसमें आ जाता है अरण्य या कैस्टर कहते हैं इसको, अरण्य, या फिर आ सकता है इसमें शहतूत। अच्छा एक मिनट, एक लिंगाश्रयी पादप है ना, पपीता हो गया, यहाँ पर खजूर हो गया बच्चों, ये गलत है, नहीं ठीक है, शहतूत सही है, शहतूत हो गया ना, अरण्य अलग है, ठीक है, हाँ शहतूत हो गया। और यहाँ आपको लिखना है ये अरण्य है, कुकरबिट्स हैं, कुकरबिट्स में क्या आते हैं बच्चों, कुकरबिट्स में क्या आते हैं, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, करेला, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये सब आता है। ठीक, तो अरण्य हो गया, कुकरबिट्स हो गया, और मक्का, मक्का, ये सब पूछे गए हैं बच्चों। यहाँ आपको याद रखना है, आप चाहो तो यहाँ पे नीट डाल दो, बिंदास, इससे पूछा गया है, नीट डालिए यहाँ। ये तो हो गए उभय लिंगाश्रयी पादप। ये तो स्थिति कब थी, जबकि यहाँ पर एकल जो है इस तरह से पुष्प हो, एक लिंगी पुष्प हो। अब आप देखिए, अगर ऐसी स्थिति बन जाए भाई कि पुष्प जो है वो क्या हो, उभयलिंगी पुष्प हो, या मैंने पादप उभयलिंगी लिखा है, अगर मैं पुष्प को कह दूं कि उभयलिंगी पुष्प है, तब तो भाई परपरागण के लिए बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, समझ लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी में परपरागण होना है लेकिन पुष्प तो द्विलिंगी है, फिर आप क्या कहोगे, फिर आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे विषम काल पक्वता है, दोनों में अलग अलग समय पर परिपक्वन चल रहा है, विषम काल पक्वता है, ये हो सकता है। दूसरा कह दो कि फिजिकल बैरियर है, हरकोगैमी, भौतिक अवरोध है, नर मादा पुष्प ऊपर है, नर पुष्प नीचे है, या नर जो क्या कहते हैं पुंकेसर वो नीचे की ओर है, मादा जो वर्तिकाग्र ऊपर की ओर है, तो हो सकता है। ये भौतिक अवरोध है, जैसे आप लोगों ने देखा कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस मदार आंकड़ा या फिर आंख में देखा है ना, ट्रांसलेटर उपकरण, बस वही है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। यानी अगर पुष्प द्विलिंगी है तब तो भाई स्थितियां ही स्थितियां बननी है।
बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। दोनों का यानी वर्तिकाग्र का, परागकणों का परिपक्वन भिन्न काल पे हो, विषम काल पक्वता कहते हैं, या भिन्न काल पक्वता भी इसको कहते हैं। दूसरा, दोनों के बीच में भौतिक अवरोध हो, अपने आप नहीं होगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है वो स्वबंधता प्रदर्शित करता है, मतलब एक पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जर्मिनेट ही ना हो, अंकुरित ही ना हो, तो स्वबंधे हो गए। ठीक। विषम वर्तिकात्व ले लीजिए। विषम वर्तिकात्व है मतलब वर्तिका जो है उसकी लंबाई अलग अलग है। कई बार वर्तिका की लंबाई ज़्यादा और जो पुंकेसरों की लंबाई कम हो जाए तो इस स्थिति में भी परागण नहीं होगा, तो विषम वर्तिकात्व स्थिति भी बनती है। ठीक है। प्रीपोटेंसी है मतलब इसी पुष्प का परागकण इस पर विकसित होने से ज़्यादा तीव्र गति से विकसित होता है किसी उसी जाति की दूसरे पादप के पुष्प पर, तो इसको हम कह देते हैं बच्चों ये प्रीपोटेंसी है। ऐसे बहुत सारी जो है स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। ये तो एक लिंगी पुष्प है। अगर पुष्प यहाँ पर उभयलिंगी हो, उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प जैसे मैंने यूनिसेक्सुअल कहा है ना बच्चों, यहाँ इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा उभयलिंगी पुष्प अगर है तो पहली स्थिति बन सकती है इसमें विषम काल पक्वता। बच्चों मैं इधर लिख रही हूँ, विषम काल पक्वता आ जाएगी। विषम काल पक्वता का मतलब है पुंकेसरों का मुक्त होना और वर्तिकाग्र की परिपक्वता अलग अलग समय पर हो। अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं इसको कहते हैं पुम पूर्वता, और अगर वर्तिकाग्र जो है वो पहले परिपक्व हो जाए उसे कहते हैं स्त्री पूर्वता। पहले यूँ मान लो कि नर जननांग जो है परिपक्व हो गया तो इसको हम कहते हैं क्या, पुम पूर्वता, और अगर मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाए तो इसको कहते हैं स्त्री पूर्वता। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है आप लिखिए, इसमें दो स्थितियां बनती है उभयलिंगी पुष्प में। यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले उभयलिंगी पुष्प है, और एक मिनट यहाँ से मैं स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अगर ये इस तरीके की कंडीशन है तो यहाँ पे बनेगा एक, यहीं से मैं लिख देती हूँ विषम काल पक्वता, विषम काल पक्वता। इसको बच्चों कहते हैं हेट्रोगेमी भी, हेट्रोगेमी, या इसको कहते हैं डाइकोगेमी भी, डाइकोगेमी, इसको कहते हैं डाइकोगेमी। एक चीज और, जैसे आपने एक लिंगाश्रयी पादप बोला था, एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प को बच्चों डाइक्लाइनी भी बोलते हैं। डाइक्लाइनी में आपसे इंस में पूछा गया है, डाइक्लाइनी, इसको डाइक्लाइनी भी कहते हैं। और अगर यहाँ विषम काल पक्वता आ जाए तो इसको कहते हैं बच्चों हेट्रोगेमी या डाइकोगेमी भी कहते हैं। इसमें स्थितियां दो हैं, यहाँ आपको बतानी है। पहले अगर पुंकेसर की परिपक्वता है तो इसको कहते हैं पुम पूर्वता, पुम पूर्वता, पुम पूर्वता कहते हैं। पुम पूर्वता को आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। और स्त्री पूर्वता अगर कहते हैं, स्त्री पूर्वता, तो इसको कहते हैं यहाँ पे प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी।
चलिए, तो पुम पूर्वता में अगर पुंकेसर पहले परिपक्व, यहाँ लिखिए पुंकेसर पहले परिपक्व, पुंकेसर की परिपक्वता पहले, पक्वता, ऐसे कौन से पादप है जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है? सूरजमुखी है बच्चों, साल्विया है, इनमें पहले कपास है, इनमें पहले पुंकेसर परिपक्व होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, कपास, सूर्यमुखी हो गया, कपास हो गया, साल्विया, साल्विया। दूसरा स्त्री पूर्वता की बात करें तो स्त्री पूर्वता प्रोटोगाइनी है। यहाँ आपको लिखना है स्त्री केसर या अंडक, स्त्री केसर या अंडक की परिपक्वता पहले। ठीक, यहाँ भी ऐसे लिख दीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल लिखिए क्या हो सकता है। यहाँ आपको कहना है बच्चों ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, वैसे तो बहुत सारे हैं, ग्लोरियोसा है, मैग्नोलिया है, एरिस्टोलोकिया है, लेकिन आपको दो ही याद रखने हैं, एरिस्टोलोकिया, ग्लोरियोसा ही याद रखो, काफ़ी है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आते। चलो, ये तो हो गया बच्चों विषम काल पक्वता एक है। दूसरा इसमें आता है, ये तो मैंने कहा विषम काल पक्वता है। दूसरा बच्चों इसमें आपको बताना है हर्कोगेमी, भौतिक अवरोध, हर्कोगेमी, हर्कोगेमी, हर्कोगेमी में आप देखेंगे हर्कोगेमी है भौतिक अवरोध, यानी यहाँ पर वर्तिका या वर्तिकाग्र और पुंकेसरों के मध्य भौतिक अवरोध लिखिएगा। यहाँ पर वर्तिकाग्र या अंडक, अंडक व पुंकेसरों, पुंकेसरों के मध्य भौतिक अवरोध, भौतिक अवरोध। अब इसमें कहा आता है कैलोट्रोपिस है बच्चों। कैलोट्रोपिस में ये भौतिक अवरोध इस तरह का बना रहता है। एग्जाम्पल लिखिएगा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस कहते हैं, मदार आंकड़ा या आग कहते हैं, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा बच्चों कैलोट्रोपिस के नाम से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप संरचना देखिए, आपने संरचना वैसे पहले बना भी रखी है कि ये दोनों जो है इस तरह से वर्तिकाग्र हो गए और यहाँ पे जो इससे जुड़ा हुआ है ये संरचना, ये यहाँ पे बन गया इस तरह से, और ये जो है ओवरी हो गई। तो ये क्या है यहाँ पर पॉलिनिया, मैंने बताया था ये पॉलिनिया है, और एक को कहते हैं पॉलिनियम, ये पॉलिनियम हो गया। ठीक है, इस तरह की संरचना एक भौतिक अवरोध है। तीसरा इसमें लिखे हर्कोगेमी हो गया, विषम काल पक्वता हो गई। अब विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व का मतलब है यहाँ वर्तिका की लंबाई का अलग होना, यानी वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों की लंबाई से ज्यादा हो जाए तो अपने आप ये जो है स्वपरागण को रोककर परपरागण को प्रेरित करती है। तो आपको ये लिखना है बच्चों, यहाँ लिखिएगा पुंकेसरों की अपेक्षा, पुंकेसरों की अपेक्षा वर्तिका की लंबाई ज्यादा होना, वर्तिका की लंबाई
कम या ज़्यादा होना, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम या ज़्यादा होना। यहाँ पे आप लोग उदाहरण लिखेंगे, कौन सा उदाहरण आएगा, उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ लिखिए। प्राइम रोज और चमेली या जास्मिन कहते हैं, चमेली या फिर जास्मिन, ये बच्चों है, इसमें वर्तिका की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक, अगला लिखिएगा, एक आता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता का मतलब होता है बच्चों कि जब किसी पुष्प के परागकण अपनी ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित न हो तो इसे कहते हैं ये स्वबंध्य है। ठीक है, ये आता है ज्यादातर सोलेनेसी कुल के सदस्यों में। परागकणों का अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर, अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर न विकसित होना। अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर विकसित ना होना। इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, एक तो बच्चों वही सोलेनेसी कुल आता है ज़्यादातर, सोलेनम हो गया या तंबाकू हो गया, मालवा हो गया, इन सब में ऐसा होता है। तो आप लिखेंगे तंबाकू, मालवा, तंबाकू हो गया, मालवा हो गया, इसके अलावा सोलेनम हो गया, ये सोलेनेसी कुल है, सोलेनम हो गया इत्यादि। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन से संबंधित आपसे पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये एक वर्तिका, ये जो है यहाँ पे क्या है, वर्तिकाग्र है, एक अंडक की वर्तिकाग्र है और ये इसमें जो है ये पूरा अंडाशय वाला भाग इसका ये है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए इसमें जो इसका जीनोटाइप है वो S1 है, सॉरी ये है ना अंडप इसका भाग, तो S1 और S2 ये हो गया। ठीक, अब आप देखिए इस पे जो परागकण है, ये परागकण हो गए, ये परागकण हो गया, ये परागकण हो गया, ये परागकण हो गया, ये इसका परागकण हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, यहाँ तो हमने S1 S2 लिख दिया, ये इसका क्या है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों, ये हो गया S1, मान लो ये हो गया S2 और ये हो गया S3, ये S3 वाला है। शायद आप देख पा रहे हो कि ये S1 है, ये S3 है, ये S2 है। ठीक, या मैं ऐसे भी लिख दूँ, ये S2 है, ये S1 है और ये वाला जो है वो S3 है। आपको बताना है कि कौन सा परागकण यहाँ पर अंकुरित होगा वर्तिकाग्र पर। देखो S1 नहीं होगा क्योंकि S1 इसके पास है, ये तो स्वबंध है ना, इसका मतलब ये और ये और ये सब एक ही पुष्प के परागकण है ना, या एक ही पादप के पुष्प के परागकण है। तो इनका जीनोटाइप या जीन प्रारूप जो है एक देखो इसके जैसा है, लेकिन अंडक है, अंडक तो द्विगुणित होते हैं ना, इससे S1 S2 आपने लिखा है। और जो परागकण है बच्चों ये बनता है अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगर कोई संरचना बन रही है तो अगुणित हुई ना, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इससे आपने यहाँ S1 केवल लिखा, S2 नहीं, और यहाँ आपने S2 लिख दिया, S1 नहीं। तो अब आप सोचो ये परागकण स्वबंध हैं, इन्हीं जाति के हैं, तो ये स्वबंध होगा, ये नहीं विकसित होंगे, S2 विकसित नहीं होगा, लेकिन S3 वाला विकसित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि S3 वाला ये केवल विकसित होगा ऐसे, ये हो गया, इसमें ये पूरा परागकण है, ये देखिए इस तरह विकसित हो गया। ये ऐसे विकसित हो गया। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा तो ये S2 वाला बच्चों विकसित नहीं होगा क्योंकि ये एक ही जाति के हो गए, सबका जीनोटाइप जीन प्रारूप क्या है, एक सा है, इससे ये वाला विकसित हो गया।
बात समझ में आई? क्योंकि स्वबंधिता आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, स्वबंधिता प्रदर्शित करने के पश्चात निम्न अंडक की वर्तिकाग्र पर कौन से परागकण विकसित होंगे? S1 वाला, S2 वाला, S3 वाला या कोई भी? तो आपको लिखना है S3, क्योंकि ये स्वबंधिता प्रदर्शित कर रहे हैं। बस आपको ऐसे बता देना, ये हो गया, ये ऐसे हो गया। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई बच्चों, है ना? ये स्वबंधिता है। ठीक, एक बच्चों इसमें आता है, तो स्वबंधिता हो गई। एक आता है इसमें प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब है जब परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र की तुलना में उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अधिक तीव्र गति से जर्मिनेट या अंकुरित हो जाए, तो इसको कहते हैं प्रीपोटेंसी। ठीक है, मतलब अपनी ही वर्तिकाग्र पर उसको जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लग रहा है, जबकि उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर बहुत तेजी से विकसित हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। बच्चों ये जो है ना, जैसे उसमें सेब वगैरह में मिलता है, तो आपको यही लिखना है, प्रीपोटेंसी भी लिखिएगा। पराग कणों का अंकुरण अपने पुष्प, ये यहाँ पे आपको उसका डायग्राम है, ठीक है, अपने पुष्प की वर्तिकाग्र की तुलना में दूसरे पादप की पुष्प पर अधिक तीव्र, दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अधिक तीव्रता से होना। अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र की तुलना में दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की पे अधिक तीव्रता से विकसित होना, तो इसको हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। किसमें है बच्चों? ये प्रेजेंट होगा सेब। इसका मतलब बच्चों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर परपरागण होना है तो परपरागण को उत्पन्न करने की कौन सी परिस्थितियां होती हैं। बच्चों मैंने ये कहा था परिस्थितियां बहुत सारी हो सकती है। पहले तो यही ध्यान देना है कि पुष्प एक लिंगी है या पुष्प द्विलिंगी है। अगर पुष्प एक लिंगी है तब तो कंफर्म है कि ये तो परपरागण ही होगा, और पुष्प की स्थितियां दो बनती हैं, या तो एक लिंगाश्रयी पादप होगा या फिर उभय लिंगाश्रयी पादप होगा। यानी नर पुष्प मादा पुष्प एक ही पादप पर हो तो उभय लिंगाश्रयी, और अगर नर पुष्प अलग पादप पे मादा पुष्प अलग पादप पे हो तो नर पादप मादा पादप अलग अलग हो जाएंगे। इसे कहते हैं एक लिंगाश्रयी पादप। ये परिस्थिति बन गई। लेकिन अगर पुष्प द्विलिंगी है बच्चों तो उस स्थिति, एक लिंगी पुष्प हम लोग डाइक्लाइनी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एम्स में आया हुआ है। दूसरा जो है आपको बताना है, अगर पुष्प यहाँ उभयलिंगी है, मतलब एक ही पुष्प पर पुंकेसर भी है और अंडक भी है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। या तो दोनों की विषम काल पक्वता हो, अलग अलग समय पे परिपक्वन हो, या फिर दोनों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा अलग अलग समय पे है। अब अलग समय पे होने का मतलब ये हो गया, हो सकता है पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए, पुं पूर्वता। हो सकता है कि अंडा पहले या स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाए, उसको स्त्री पूर्वता कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी स्थिति बन सकती है क्या, कि इसमें कोई भौतिक अवरोध आ जाए, जिसे हम हर्कोगैमी कहते हैं। शायद मैंने इधर कहीं लिखा है, हाँ हर्कोगैमी। तो ये भौतिक अवरोध है, ऐसे बना ही हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसलेटर उपकरण है कि ऊपर वर्तिकाग्र, उसमें बैगनुमा संरचना लटकी हुई, इसके अंदर परागकण है। अब आप सोच लो हर स्थिति में अगर ये फटता है तो कभी परागकण ऊपर उड़ के वर्तिकाग्र पे थोड़ी जाएंगे। इस स्थिति में आपको बता देना है हर्कोगैमी। इसी तरह बच्चों विषम वर्तिकात्व है, वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की लंबाई की तुलना में अलग अलग हो जाए। तो अगर इस स्थिति में होता है तो आपको ये बताना है कि यहाँ विषम वर्तिकात्व हो गया, और कभी भी मान लो कि वर्तिका की लंबाई एकदम ऊपर हो गई, अपने आप पुंकेसर जो परागकण मुक्त करेगा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। और या फिर स्वबंधिता है, मतलब अपने ही पुष्प का परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर कभी भी अंकुरित
नहीं होगा, इसे स्वबंधिता कहते हैं और ये डायग्राम यही रिप्रेजेंट करता है। और इसमें लास्ट देखो बच्चों, प्रीपोटेंसी एक और आता है कि अगर कोई पुंकेसर अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर विकसित होने की बजाय किसी उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर अधिक तीव्रता से विकसित हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं प्रीपोटेंसी। ये सेब में है, अंगूर में है, इनमें देखा जाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं जो पर परागण के लिए परिस्थितियां बनती हैं। चलो बच्चों, आज यही तक देखते हैं। उसके बाद आगे के टर्न में हम लोग देखेंगे कि कैसे पर परागण के क्या क्या साधन होते हैं। ठीक, अभी आप लोग यहाँ तक पढ़ के इसके क्वेश्चन कंप्लीट करिए और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर परागण के साधन। तब तक आप लोग जो है इसको रिवाइज करिए। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।